दोस्तों, अगर हम फास्ट ट्रैक में परमानेंट रेजिडेंसी वीज़ा अप्लाई करने के लिए बात करें, तो एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो यूजुअली मुझसे भी लोग पूछते हैं और आपके माइंड में भी ये क्वेश्चन होता ही होगा। वो क्वेश्चन कौन सा है दोस्तों? वो होता है कनाडा या ऑस्ट्रेलिया के बीच में क्या डिफरेंस है? हमें किस कंट्री में अप्लाई करना चाहिए? कहाँ पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा हाई हैं? कॉस्ट ऑफ लिविंग कहाँ पे ज़्यादा हमें देखने को मिलता है और सैलरी कहाँ ज़्यादा मिलती है? ये क्वेश्चंस आपके माइंड में हैं, तो ज़रूर इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अगर आप किसी भी कंट्री में पीआर अप्लाई करना चाहते हो, हम यहाँ पर कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं, तो आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच करना होता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया किस बेसिस पे होता है? वो बेसिस पे होता है दोस्तों आपकी एज के बेसिस पे, आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के बेसिस पे, एजुकेशन आपने क्या किया हुआ है, एडॉप्टेबिलिटी अगर कोई वहाँ पर रहता है उसके बेसिस पे, वर्क एक्सपीरियंस आपको किस फील्ड में है, और साथ ही साथ आपको वहाँ से अगर जॉब ऑफ़र मिल जाता है तो उसके अलग पॉइंट ऐड होते हैं और वेटेज बढ़ता है केस का। तो ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है उसके बेसिस पे पॉइंट मिलते हैं। और पॉइंट की बात करें तो कनाडा में 67 पॉइंट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। पॉइंट कैसे बनते हैं इसके लिए मैंने पहले एक वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप जा कर के वहाँ पे चेक कर सकते हो। ये तो था कनाडा का। अगर हम ऑस्ट्रेलिया अप्लाई करते हैं तो सेम आपको एज, इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, एजुकेशन और वर्क एक्सपीरियंस, मैरिटल स्टेटस जो है, सब के बेसिस पे आपको पॉइंट क्लेम करना होता है। और यहाँ पर आपके 65 पॉइंट होने चाहिए। तो क्या डिफरेंस आया? कनाडा में 67, ऑस्ट्रेलिया में 65। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपके पॉइंट ज़्यादा हमें देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पॉइंट कम देखने को मिल रहे हैं। ये एक क्राइटेरिया होता है, उसी हिसाब से आपको पॉइंट बनाने होते हैं। अब सिर्फ पॉइंट बेसिस पे हमें डिसीजन नहीं लेना है, और बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कहीं ना कहीं मैटर करती हैं। प्रोसेस की अगर हम बात करें तो देखिए, कनाडा का प्रोसेस तो बहुत इजी है, और ऑस्ट्रेलिया के प्रोसेस की बात करें वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। लेकिन आपने जिसको कांटेक्ट किया है, आप अपने थ्रू अप्लाई कर रहे हो या किसी कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई कर रहे हो, तो उसको क्लैरिटी ज़्यादा अच्छे से होनी चाहिए। वो अगर सही तरीके से आपको गाइड करेगा, आपके एप्लीकेशन को रिप्रेजेंट करेगा, तो चीज़ें बहुत ही ईजी हो जाती हैं। अगर हम कनाडा की बात करते हैं तो सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है? आपका एजुकेशन क्रेडेंशियल असेसमेंट होता है। उसके अलावा आपको इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का टेस्ट देना होता है। फिर आपका एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फाइल होता है। एक्सप्रेस एंट्री की बात करते हैं, यहाँ पर हम एक्सप्रेस एंट्री की बात कर रहे हैं। वैसे तो कनाडा में बहुत सी कैटेगरी होती हैं जिसको अभी हम आगे कवर भी करेंगे। प्रोविंशियल नॉमिनी कैटेगरी में अप्लाई आप कर सकते हो। इनविटेशन टू अप्लाई आता है, फिर आपका पीसीसी होता है, उसके बाद आपको यहाँ पर सीओपीआर मिलता है। ये जो स्टेप आपको ईजी देखने को मिल रहा है वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी हो सकता है। क्यों? उसके पीछे बहुत से फैक्टर होते हैं। लेकिन अगर हम जब ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, यहाँ पे 3 स्टेप का प्रोसेस आपको देखने को मिलेगा। पहले सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? आपका स्किल असेसमेंट होता है। स्किल असेसमेंट गवर्नमेंट आपका क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस का वेरिफिकेशन कर लेती है, जिसके बेसिस पर आपको पॉइंट दिए जाते हैं कि आपकी क्वालिफिकेशन ऑस्ट्रेलियन AQF लेवल के कितने इक्विवेलेंट है, आपके एक्सपीरियंस पे कितने पॉइंट बन रहे हैं। अगर वो रिजेक्ट हो गया तो आपका एप्लीकेशन शुरू में ही ख़त्म हो जाता है, आगे बढ़ेगा ही नहीं। लेकिन कनाडा में ECA यूजुअली अगर आपकी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड है तो वो ECA पॉजिटिव आता ही आता है। अदरवाइज़ आगे चल के आपको काफ़ी टाइम भी लग सकता है। लेकिन हम यहाँ पर प्रोसेस की बात कर रहे हैं तो आपको प्रोसेस ऑस्ट्रेलिया का काफ़ी सिंपल देखने को मिलेगा एज़ कम्पेयर टू कनाडा। कनाडा का भी अगर आप देखोगे बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन यहाँ पे स्टेप ज़्यादा दिए हैं, इसीलिए आपको कन्फ्यूजन लग रही होगी। ECA होने के बाद डायरेक्टली अगर आप IELTS का टेस्ट देते हो वो आ जाता है, तो आपका एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फाइल कर दिया जाता है। नॉमिनेशन होने के बाद आपका वीज़ा हो जाता है इसमें। लेकिन ये तो अभी तक बहुत सिंपल लग रहा है, लेकिन जो डिफ़िकल्टीज़ हैं वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। कनाडा अप्लाई करने के लिए बहुत सी कैटेगरी होती है, जैसे मैंने अभी पीछे आपको बताया कि कनाडा में एक्सप्रेस एंट्री भी होती है, उसके अलावा स्किल ट्रेड कैटेगरी भी होती है, कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास कैटेगरी भी होती है अगर आपको पास कनाडा का एक्सपीरियंस है, प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स भी होते हैं। तो आप देखोगे अटलांटिक इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम भी होते हैं, तो अलग अलग प्रोविंसेस को मिलाकर के एक अटलांटिक इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम बनाया गया है। क्यूबेक स्किल वर्कर कैटेगरी होती है, और बहुत ही स्पेसिफिक कैटेगरी है, बिजनेस वीज़ा कैटेगरी है, जिसके थ्रू लोग क्वालिफाई करते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। बट किस कैटेगरी में आप क्वालिफाई कर रहे हो ये फाइंड आउट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो उसके लिए आपको कहीं ना कहीं
आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो या अपना असेसमेंट करा सकते हो। यूजुअली अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जितने भी एक्सपीरियंस पर्सन होते हैं, अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है, बैचलर डिग्री है, तो आप फेडरल स्किल वर्कर कैटेगरी में क्वालिफाई हो जाते हो और एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू यहाँ पर एप्लीकेशन फाइल होता है। तो ये तो था यहाँ पर कैटेगरी बेस अप्लाई करने का। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको अलग अलग सब क्लास कैटेगरी देखने को मिलती है पीआर के लिए। जैसे 189 सब क्लास कैटेगरी होती है, इसमें आपको ये बेनिफिट मिलता है कि आप ऑस्ट्रेलिया में कहीं पे भी लैंड कर सकते हो। जैसे फेडरल स्किल वर्कर कैटेगरी कनाडा में होती है, प्रोविंशियल नॉमिनी कैटेगरी होती है जिसमें आप प्रोविंस में लैंड करते हो। उसी तरह से ऑस्ट्रेलिया में होती है 190 सब क्लास वीज़ा कैटेगरी जिसमें आपको स्टेट में लैंड करना होता है। ये आपको टेम्प्रेरी वीज़ा मिलता है सब क्लास 491 कैटेगरी के थ्रू। यहाँ पे भी आप परमानेंटली सेटल हो सकते हो आगे चल करके। तो ये जो कैटेगरी होती है कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के बीच में आपको डिफरेंस समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर ऑक्यूपेशंस की। तो देखिए अगर हम बात करें कि कनाडा में, तो देखिए हर ऑक्यूपेशन के बेसिस पे इस टाइम पे आप एलिजिबल नहीं हो सकते, क्योंकि आपका ऑक्यूपेशन ऐसा है जो कैटेगरी बेस ऑक्यूपेशन में नहीं आता। अगर आप देखोगे ना, करंट सिनेरियो ऐसा है कि कनाडा उन्हीं लोगों की एप्लीकेशन पिक कर रहा है जो इन 6 कैटेगरी में फिल करते हैं। आप देखोगे कि अगर आपका ऑक्यूपेशन इन 6 कैटेगरी में आता है तो आपके एप्लीकेशन को पिक होने के चांसेस ज़्यादा हाई होते हैं, आपको इनविटेशन टू अप्लाई मिल सकता है। अगर आपका इससे बाहर है तो कहीं ना कहीं आपका एप्लीकेशन पूल में पड़ा रहेगा और काफ़ी टाइम तक पड़ा रहेगा। अगर वो ऑक्यूपेशन डिमांड में आता है, कैटेगरी बेस्ड ऑक्यूपेशन में यहाँ पे आ जाता है, तो कहीं ना कहीं आपकी एप्लीकेशन पिक हो सकती है। 2026 में ये चीज़ें और भी इजी हो रही हैं, 3 और ऑक्यूपेशन ऐड हो रही हैं। हो सकता है गवर्नमेंट और भी ऑक्यूपेशन ऐड कर दे, लेकिन जो करंट सिनेरियो है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट देखने को मिल रहा है कोई और ऑक्यूपेशन अगर आपका इन कैटेगरी बेस में नहीं आता। अगर जो कैटेगरी बेस ऑक्यूपेशन में फॉल करते भी हैं उनमें देखोगे तो यहाँ पर रैंकिंग जो है 470 आ रही है हेल्थ केयर में। बाकी और बहुत से अलग अलग प्रोफेशन हैं जहाँ देखोगे तो आपको रैंकिंग हाई देखने को मिलेगी। खासकर गवर्नमेंट का किस में फोकस देखने को मिलता है, स्टेम कैटेगरी में, हेल्थ केयर में। अगर आप बात करते हो कि एजुकेशन में, ये सब और फ्रेंच लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की बात करते हैं, और जो कैटेगरी बेस ऑक्यूपेशन में लोग फॉल करते हैं यहाँ पे चांसेस हैं कि आपका जो सीआरएस रैंक है वो नीचे आ सकता है और इनविटेशन टू अप्लाई मिल सकता है। लेकिन अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की तो यहाँ पे सिनेरियो डिफरेंट है। यहाँ जो आपको ऑक्यूपेशन देखने को मिलती है कोर स्किल वर्कर, स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट CSOL की बात करते हैं, MLTSSL की बात करते हैं। तो MLTSSL में अगर आपका ऑक्यूपेशन आता है तो 189 वीज़ा मिलेगा, आप ऑस्ट्रेलिया में कहीं पे लैंड कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम ऑक्यूपेशन जो है उनका जो पॉइंट है वो 95 पॉइंट पे गवर्नमेंट उठा रही है, बट चांसेस यहाँ पे हाई होते हैं STSOL लिस्ट के बेसिस पे, जहाँ पे 190 सब क्लास वीज़ा मिलता है। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हायर पॉइंट वालों को लिया जा रहा है। यहाँ पर अगर आपके पॉइंट 65 बनते हैं और स्टेट की जो रिक्वायरमेंट होती है 7 बैंड की रिक्वायरमेंट है, कोई स्टेट ऐसा है जो 75 पॉइंट में उठा लेता है, कोई स्टेट ऐसा है जो 70 पॉइंट में उठा लेता है, तो यहाँ पे ये चीज़ें कंसिडर नहीं होती कि हायर पॉइंट वालों को उठाया जाएगा। रीजनल ऑक्यूपेशन लिस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर भी आप देखोगे 491 सब क्लास कैटेगरी में लोग क्वालिफाई करते हैं, तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं स्ट्रगल देखने को मिल जाती है। फिर दोस्तों हम बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, कॉस्ट ऑफ लिविंग की। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग की अगर हम बात करें तो कनाडा की कंपैरिजन में कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा है, आपको ज़्यादा महंगा देखने को मिलेगा। कनाडा में भी अगर आप देखोगे तो कॉस्ट ऑफ लिविंग सस्ता है, लेकिन देखिए अगर आप डिपेंड करता है किस जगह पे आप हो। अगर आप ओंटारियो में है, ब्रैम्पटन जैसी जगह पे हो, मिसिसागा में हो, तो वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग आपको हाई देखने को मिलेगा। अगर आप सस्कैचुअन में हो या तो और किसी रीजनल जगह पे हो, आप मैनिटोबा में रह रहे हो, तो कहीं ना कहीं कॉस्ट ऑफ लिविंग आपको और कम देखने को मिल जाएगा। उसी तरह से अगर आप ऑस्ट्रेलिया में हो तो अगर आप वहाँ पर NSW में हो, न्यू साउथ वेल्स में एक बात करें हम, कैनबरा में रहोगे तो वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग आपको बहुत हाई होगी। कुछ रीजनल जगह पे रहोगे तो हो सकता है वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग आपको कम मिले, बट एज़ कम्पेयर टू कैनेडा आपको कॉस्ट ऑफ लिविंग वहाँ पर ज़्यादा होती है ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो। फिर हम दोस्तों बात कर रहे थे कि कैनेडा में अगर आप देखोगे पर मंथ का एवरेज सैलरी कितनी होती है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 5404 पर मंथ का डॉलर आपको पर मंथ यहाँ पे ऑन एन एवरेज सैलरी होती है। बट ये भी डिपेंड करता है कि आप ओंटारियो में हो, ब्रिटिश कोलंबिया में हो, क्योंकि अलग अलग प्रोविंस में सैलरी हाई होती है क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़्यादा हो जाता है। और कुछ ऐसी जगह पे हो जहाँ पर कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है, वहाँ पे आपको सैलरी भी थोड़ा कम मिलेगी एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट। देखोगे लोकेशन बात करें, प्रोविंस सच एज ओंटारियो, ब्रिटिश कोलंबिया, एल्बर्टा,
टेंड टू हैव हायर एवरेज सैलरी, और वहाँ पे एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा, हाईली स्किल्ड होगा, आप ऑल एंड गैस में हो, माइनिंग में हो, फाइनेंस में हो, तो वहाँ पे हायर एवरेज इनकम आपको देखने को मिल जाता है। उसके अलावा अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया में, तो ऑस्ट्रेलिया में जो सैलरी है 8716 है, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़्यादा है, तो आपको सैलरी भी ज़्यादा देखने को मिलेगी ऑस्ट्रेलिया में। और यहाँ पे भी सेम ऐसा ही होता है। आप अगर रहते हो आप ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी में, तो यहाँ पे क्या होगा, आपको सैलरी ऑन एन एवरेज ज़्यादा देखने को मिलेगी। कुछ ऐसी जगह पे रहोगे जहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है, वहाँ पे सैलरी भी आपको कम देखने को मिलेगी। तो ये चीज़ें फैक्टर ना हर कंट्री में ये आपको फॉलो होता हुआ दिखेगा। आप इंडिया में रहते हो, आप कोई कैपिटल सिटी में रहोगे तो वहाँ पे आपको सैलरी ज़्यादा मिलेगी लेकिन एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे। किसी आप छोटे शहर में चले जाओगे तो वहाँ पे आपको सैलरी कम होगी, एक्सपेंसेस कम होंगे। आप पाकिस्तान में रहते हो, कोई और अच्छी जगह पे रहोगे तो वहाँ पे सैलरी ज़्यादा होगी, कॉस्ट ऑफ लिविंग कम होगी। तो ये सब चीज़ें होती हैं। बाकी अगर हम बात करें कि दोनों के डिफरेंस को देख करके कंक्लूजन ये निकलता है कि आपको कनाडा जाना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया जाना चाहिए। तो देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आपका मेन इंटरेस्ट किस कंट्री में है। आप कनाडा जाना चाहते हो कि ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हो। आपका इंटरेस्ट अगर कनाडा में है तो आपको ऑस्ट्रेलिया के बारे में कितना भी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, आपको कोई समझ में नहीं आएगा। आपके रिलेटिव अगर कनाडा में रहते हैं तो आपको मोरल सपोर्ट कनाडा से मिलेगा। अगर आपके रिलेटिव रहते हैं ऑस्ट्रेलिया में तो कहीं ना कहीं आपको मोरल सपोर्ट मिलेगा, वहाँ पे बेसिक जो नेसेसिटी है वो मिल जाएगा, बहुत सी एक हेल्प मिल जाती है वहाँ पर, जो इनिशियल लेवल पे सेटल होने में आपके वहाँ पे हेल्प करती है। तो वो सब चीज़ें आपको इम्पॉर्टेंट होती हैं। लेकिन अगर आपका कहीं कोई रिलेटिव नहीं रहता है और आपकी ऐसी ऑक्यूपेशन है जिसके बेसिस पे आप अच्छी तरीके से किसी कंट्री में सेटल होना चाहते हो, इजी में, आपके पैसे बर्बाद ना हो, तो कहीं ना कहीं आपको अपना रिज्यूमे मुझे फॉरवर्ड करना चाहिए। मैं उसको एक बार चेक करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि किस कंट्री में आपके लिए ज़्यादा अच्छी सूटेबिलिटी बनती है। हाँ, ये कन्फ्यूजन नहीं होगा कि आप कनाडा जाओ या ऑस्ट्रेलिया जाओ। अगर ये कन्फ्यूजन क्रिएट करोगे तो फिर मैं आपको सही से बता नहीं पाऊंगा। अगर आप मुझसे पूछोगे कि मुझे कहाँ जाना चाहिए तो मैं आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी। मैंने सब कुछ कोशिश की है आपको समझाने की, कुछ मिस हो गया तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। तो ठीक दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।